तो पार्ट 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेइन की मोमो से डिवोर्स पेपर का फोटो भेज देती है, इस पे हिनवू का साइन था, जो देख हेइन बहुत ज्यादा हर्ट होती है। पर फिर भी वो हिनवू को फोटो दिखाकर कहती है बताओ ये तुमने नहीं किया। पर हिनवू मान लेता है कि ये डिवोर्स पेपर्स उसी ने बनाए थे। हेइन पूछती तुमने ये सब कब बनाया था। तभी हेइन को याद आता है कि जिस दिन उसने हिनवू को उसके मरने की बात बताई थी उस दिन हिनवू उससे कुछ कहने आया था, उसके हाथ में एक पेपर भी था। तो हेइन उससे पूछते कि क्या वो उसी दिन था जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मरने वाली हूँ। हिनवू हाँ कहता है। हिनवू के हर जवाब से वो और हर्ट हो रही थी। उससे पूछती कि तुमने ये डिवोर्स पेपर्स मुझे नहीं दिए क्योंकि 3 महीने बाद तो मैं मरने ही वाली थी। हिनवू हाँ कहता है क्योंकि सच में हिनवू ने तब यही सोचकर इनको डिवोर्स के बारे में नहीं बताया था। सुना हेइन का दिल टूट जाता है तो उससे कहती कि अब तक सब कुछ झूठ, जो भी तुमने किया जो भी तुमने कहा वो सब झूठ था। हिनवू से कुछ कह नहीं पाता। हेइन उससे पूछती कि अब चुप क्यों हो, अब तक तो सिर्फ झूठ बोलते आए हो। हिनवू से बताता है कि यहाँ आते हुए मैंने उस लॉक को ढूंढ लिया, हमने 3 साल पहले ब्रिज पे लगाया था। ये बताते हुए और सुनते हुए दोनों की आंखों में जो इमोशंस थे वो हमें साफ दिखाई देते हैं। अगले सीन में हेइन अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी हिनवू से बात करने आता है पर हेइन यहाँ से निकल जाती है। हिनवू उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, कहता है कि अभी बहुत रात हो चुकी है। कहता है मैं चला जाता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। हेइन कहती कि जो मैं कर रही हूँ वो करने दो, मुझमें तो अब गुस्सा करने की भी एनर्जी नहीं बची है। हिनवू कहता है कि एक बार मेरी बस बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, मुझे ऐसा किस लिए करना पड़ा मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। पर हेइन कहती कि मुझे अब कुछ नहीं जानना, अगर अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। हिनवू देखता है कि उसने शूज भी उतार दिए थे तो वो जल्दी से शूज लेकर लिफ्ट की ओर भागता है। पर हेइन तब तक लिफ्ट के अंदर चली गई थी, वो हिनवू के साथ बिताए पिछले कुछ दिनों की मेमोरीज को याद कर रही थी। इनके मरने की बात सुनकर हिनवू ने जब उसे गले लगाकर आई लव यू कहा था तब से लेकर हेइन हर वो पल याद करती है। हिनवू ने जिस तरह से उसकी केयर की थी वो सब कुछ अब हेइन को झूठ लगने लगता है। हेइन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है अचानक वो अपने आप को रोड के बीच में पाती है, एक ट्रक से उसकी टक्कर होने ही वाली थी। पर हिनवू आकर उसे बचा लेता है, वो दूर से ही हेइन को फॉलो कर रहा था। हिनवू से पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं रोड पर कैसे केयरफुल रहना चाहिए। अंदर चलो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लेना, फिर तुम जैसा कहोगी मैं वही करूंगा। हेइन उसे कहती कि अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो मुझे बचाना मत। कहकर उसका हाथ छुड़ाकर वो चली जाती है। इधर सुचल दहाई से कहता है कि हिनवू ऐसा कर सकता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। ग्रैंडपा के खिलाफ उसने प्लानिंग किया और हेइन को डिवोर्स देने की तैयारी कर रहा था, किसी ने तो उसे डिवोर्स के लिए उकसाया होगा। दहाई पूछती कौन हो सकता है। सुचल कहता है कि मेरी आंटी, क्योंकि उनका भी 3-4 बार डिवोर्स हो चुका है, मैंने उन्हें कई बार अकेले बात करते हुए भी सुना है। हेइन जिस दिन जर्मनी गई थी उसी शाम को मैंने आंटी और हिनवू को बात करते हुए सुना था। आंटी उसे रोते हुए कुछ कह रही थी, तब आंटी ने हिनवू से पूछा था कि तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया। पर सुचल को समझ ही नहीं आया था कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए उसे लग रहा था कि उनके बीच कुछ तो सीक्रेट है। जो सुन अब दहाई को भी उन पर डाउट हो जाता है। इधर हेइन का रिजल्ट आ जाता है लेकिन उसके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी, जिस वजह से डॉक्टर हिनवू से कहते हैं कि अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेचुरली जब तक व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं बढ़ जाते, जिसमें कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हेइन के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है टेम्पररी मेमोरी लॉस की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, इसीलिए आपको हेइन के लिए और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स में जीने की इच्छा भी होनी चाहिए, कोई रीजन या पर्सन या कोई ड्रीम जिसके लिए वो जीना चाहती हो। मैं अभी तक कई टर्मिनली इल पर्सन से मिल चुका हूँ, जिनमें से कईयों के साथ मिरेकल हो चुका है, क्योंकि वो सभी किसी न किसी वजह से जीना चाहते थे। इसलिए हेइन के पास भी ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जिसके लिए वो जीना चाहती हो। अभी नर्स आकर बताती है कि हेइन ने डिस्चार्ज ले लिया है, तो हिनवू उसे समझाने लगता है कि ऐसे डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर ने बताया थोड़े दिन वेट करने से WBC बढ़ जाएंगे। पर हेइन कहती है तुम कितने घटिया हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत खुश हो गए क्योंकि मैं मर रही हूँ, इसीलिए ये दिखावा बंद करो, वैसे भी मेरे ठीक होने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है। जो हिनवू जाकर उसे रोकता है, कहता है क्या तुम एक बार भी ट्राई नहीं करोगी। हेइन उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर हिनवू उसका हाथ पकड़कर रोकता है, कहता है क्या तुम मुझ पे कोई केस नहीं करोगी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर तुमने बिना किसी कोर्ट के झमेले से मुझे डिवोर्स दिया तो। हेइन पूछती क्या मतलब। हिनवू कहता है तुम तो सब जानती हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगी, इसीलिए अब ज्यादा नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे साथ रहना नरक से कम नहीं था, तुम कैसी लड़की हो तुम खुद भी जानती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ा। तुम्हारे साथ आराम से एक अमीरों वाली जिंदगी जी सकता था, पर मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला क्यों किया पता है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हेइन उसे चुप होने के लिए कहती है, पर हिनवू से और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता चला तुम मरने वाली हो, इसीलिए मैंने ये सब किया था कि शांति से मुझे डिवोर्स मिल जाए, पर मैं पकड़ा गया और मेरा प्लान बर्बाद हो गया। तो अगर तुमने मुझ पर बिना कोई एक्शन लिए जस्ट मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, क्या तुम ऐसा करोगी। हम देखते हैं कि ये सब सुनकर हेइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर हिनवू से और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है चलो फिर कोरिया वापस चलते हैं, और हाँ अगर मैं पहले की तरह तुम्हारे इशारों पे नाचता रहा तो क्या तुम अपनी वसीयत अभी रिवाइज करोगी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए अपनी विल बदलोगी। ये सुन हेइन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हेइन कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे गुस्से को हैंडल कर पाओगे। हिनवू चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। अब तक जो हेइन डिप्रेस्ड थी अब तो वो अपने रिवेंज मोड में आ जाती है। इधर क्वींस ग्रुप में जिसने घोटाला किया था उसका इंट्रोगेशन चल रहा था, जिसकी खबर इधर चेयरमैन को मिलती है और उन्हें ये भी बताया जाता है प्रोसिक्यूटर्स चेयरमैन को भी समन कर सकते हैं पूछताछ के लिए। हेइन के डैड को उनकी फिक्र होती है तो चेयरमैन कहते हैं कि फिर तुम चले जाओ मेरी जगह। जब मैं सुचल की उम्र का था तब मैं 10 महीने के लिए ऑलरेडी जेल जा चुका हूँ, तो हेइन के डैड कहते हैं कि अगर मैं भी सुचल की उम्र का होता तो मैं ही चला
चाहता। ये कहकर सभी लोग सुचोल की ओर देखने लगते हैं। तो सुचोल कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे जेल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डैड कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस होगा और वैसे भी अगर तुम इंटरोगेशन में गए तो लोग तुम्हें क्वींस ग्रुप का वारिस समझेंगे। पर सुचोल तो इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता। तो उनके एक डायरेक्टर कहते हैं प्रोसिक्यूटर्स आपको बुलाए उससे पहले मिस्टर यूनसोंग के साथ आपको डील कर लेनी चाहिए, वरना हमारी राइवल कंपनी को मौका मिल जाएगा और वो लोग हमारी कंपनी में घपले वाली बात को न्यूज में निकाल देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी हाथ से चली जाएगी और यही तो हमारे राइवल कंपनी चाहते हैं। इसलिए चेयरमैन सुजल को ऑर्डर दे देते हैं यूनसोंग के साथ इस डील को फाइनलाइज करने का, जो कि वो तुरंत ही जाकर कर लेता है। जिससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यूनसोंग के साथ रिसोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इधर हेइन और युनवो भी कोरिया लौट आते हैं, जहाँ युनवो को न्यूज से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। वहीं इधर यूनसोंग अपने अगले प्लान की ओर बढ़ता है, क्योंकि ये रिसोर्ट क्वींस ग्रुप और यूनसोंग के पार्टनरशिप में बन रही थी, जिसमें क्वींस ग्रुप का 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट था और वो 1 ट्रिलियन क्वींस ग्रुप के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे थे। तो अब यूनसोंग इस प्रोजेक्ट में जितने भी सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को जानबूझकर सामने लाएगा, जिससे क्वींस ग्रुप के इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस ले लेंगे। और तब यूनसोंग उन्हें ऑफर देगा जितना अमाउंट उन इन्वेस्टर्स ने वापस लिया है वो अकेला वो सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले वो उनसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लेगा। और जैसे ही उनकी कंपनी के घोटाले का न्यूज बाहर आएगा, क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स गिर जाएंगे। तब मैं उन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की हेल्प से क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद लूंगा, क्वींस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा, क्योंकि यूनसोंग ने बहुत पहले से ही क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद रखा था। जो सुन बाकी सब लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि अब तो उनके प्लान के बीच का कांटा यानी युनवो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इधर हेइन के घर आते ही फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ ग्रैंडपा उससे पूछते हैं डिवोर्स पेपर पे साइन युनवो के है या नहीं। हेइन की मॉम कहती कि उसे क्या होंगे और किसके। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले उसने मेरे रूम में बग्स लगाए, फिर उसके पास से घोटाले करने वाले के सारे प्रूफ्स मिलना, जरूर उसी ने हमारे राइवल कंपनी के प्रोसिक्यूटर्स को इस घोटाले के प्रूफ्स दिए हैं। डैड कहते हैं कि पर वो हेइन को डिवोर्स क्यों देगा, यही बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि शायद उसका कोई अफेयर हो सकता है। तो डैड कहते हैं कि वो उसके बारे में पता करेंगे, पर हेइन कहती कोई जरूरत नहीं है, डिवोर्स के बाद मैं उसे क्वींस ग्रुप से खुद निकालूंगी, पर उससे पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। मेरी ऑडिट टीम ये सब संभालेगी, मैं पर्सनली उसके सारे कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, फोन, फंड्स वो किससे मिला है, कहाँ गया है, सब कुछ चेक करूंगी। अगर मुझे कोई भी घोटाले का नामो निशान मिला तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगी और जो डैमेज उसने पहुंचाया है वो सब उससे वसूल करूंगी। इसलिए आप में से कोई मेरे रास्ते मत आना। ये बोलकर वो डिवोर्स पेपर लेकर चली जाती है। इधर हिनवो सीधे उस टेक शॉप में आता है जहाँ यांग भी आया था। हिनवो ने उसे बता दिया था कि हेइन को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए यांग को उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि हेइन चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं थी। यांग पूछता है उसने तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया होगा ना। वो कहता है नहीं, वो रोई थी और मेरी वजह से वो रोई थी। ये बोलकर हिनवो काफी ज्यादा सैड होता है। तो यहाँ से जाते हुए यांग उससे पूछता है कि तू आगे क्या करेगा और तेरा प्लान क्या है, क्योंकि हेइन तुझसे बदला लेने की प्लानिंग जरूर कर रही होगी। हिनवो कहता है हाँ, उसे करना भी चाहिए, उसे अभी कुछ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है ताकि वो अपना पूरा ध्यान किसी और चीज पे लगाए। यांग कहता है कि तू जानबूझकर उसके हाथों बर्बाद होना चाहता है। हिनवो कहता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो जी पाएगी, यानी हिनवो ने उसे जानबूझकर ही वो सब कहा था ताकि हेइन उससे बदला लेने के काम में बिजी हो जाए और अपने कंडीशन के बारे में सोचकर डिप्रेस ना रहे। तो हिनवो यहाँ से सीधे जाता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। बाहर उसे सुचोल मिलता है जो उसे कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, क्वींस ग्रुप का वारिस मैं ही रहूंगा। ये सब कुछ मेरा होने के बाद मैं तुम्हें और हेइन को कहीं दूर भेजने वाला था, पर तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी। हिनवो से अगेन वार्न करता है और बताता है कि रिसोर्ट के प्रोजेक्ट को रोक दो, क्योंकि अभी तक उस जगह की वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई है और लाइसेंस मिलने की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सुचोल उसे चुप कराते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो। हिनवो बताता है कि जिस कंसल्टिंग फर्म ने ये प्रेडिक्ट करके तुम्हें बताया कि तुम्हें एनुअली 500 बिलियन वॉन का प्रॉफिट होगा, पर वो एक्चुअल फिगर नहीं थे। एक्चुअल फिगर है सिर्फ 89 बिलियन वॉन, इसीलिए मेरी बात मानो और इस प्रोजेक्ट को रोक दो। पर सुचोल तो हिनवो पे ही गुस्सा करने लग जाता है, इसलिए हिनवो अंदर चला जाता है ग्रैंडपा से बात करने के लिए। उनके रूम के बाहर मिलती है हेइन की मॉम, जो अगेन हिनवो पे गुस्सा करने लग जाती है। तभी चेयरमैन का सेक्रेटरी उसे अंदर आने के लिए कहता है, पर हिनवो को चेक करके उसके फोन वगैरह बाहर रखकर ही उसे अंदर लाता है। तो उसके आते ही ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि हमारी राइवल कंपनी ने तुम्हें क्या ऑफर किया है। हिनवो को समझ नहीं आता कि उनका क्या मतलब था। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम हेइन को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, लगता है तुम्हें बर्बाद होने का शौक है। तुमने मेरे रूम में बग्स लगाए और हमारी कंपनी के सीक्रेट्स तुमने हमारे राइवल कंपनी को दिए, कहीं तुम भी हमारे फाइनेंशियल हेड के साथ इस घोटाले में शामिल तो नहीं हो और तुम सभी ने मुझे टारगेट तो नहीं किया है। हिनवो बताता है कि इस घोटाले से आपको ही टारगेट किया गया है, ये बात सच है। चेयरमैन कहते हैं कि मैंने ये पूछा कि तुम इसमें शामिल हो या नहीं। तभी हिनवो उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है, बताता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल हेड और जो अकाउंटिंग फर्म हमारी कंपनी का ऑडिट करता है, उस फर्म का डायरेक्टर जो, वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और काफी क्लोज भी हैं। वो इतने सालों से हमारी कंपनी में ऑडिट कर रहा है, लेकिन उसने पिछले 5 सालों में एक बार भी फाइनेंशियल हेड के घोटाले को नहीं पकड़ा। जो सुन ग्रैंडपा भी सोच में पड़ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कहना है डायरेक्टर जो और हमारे फाइनेंशियल हेड दोनों मिलकर इस घोटाले को कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि यूनसोंग ने चेयरमैन को जो पेंटिंग गिफ्ट किया था उसमें फिट किए हुए कैमरे से यूनसोंग अपने रूम से उन्हें लाइव देख रहा था। हिनवो बताता है कि इस घोटाले में सिर्फ डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड शामिल नहीं है, बल्कि डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड ने किसी के ऑर्डर पे ये काम किया है, यानी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको टारगेट कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसी ने मेरे यहाँ ना रहने का फायदा उठाकर मेरे रूम में वो सारे ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स रखवाए हैं ताकि वो मुझे अपने रास्ते से हटा सके। ग्रैंडपा पूछते हैं कि फिर वो मास्टरमाइंड कौन है। हिनवो बताता है कि मुझे अभी तक कंफर्म उसके बारे
बारे में पता नहीं चला है। तो ग्रैंडपा उस पर भड़कने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा, जबकि तुमने हेइन और हमारी फैमिली को धोखा दिया है। इधर यूनसोंग डायरेक्टर जो को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि वो तुम्हारे पीछे है, इसीलिए जल्दी करो। तो अब यूनसोंग का आगे क्या प्लान होगा देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।